हेलो फ्रेंड्स, मैं किरणदीप गर्ग यूजेम की तरफ से आज आपके लिए चैप्टर 4 का पार्ट 1 लेकर आ रहा हूँ। चैप्टर 4 जो हमारा है बेसिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेली लाइफ में भी हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और हमें आइडिया भी होना चाहिए। एग्जाम में भी कम से कम 4 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आ सकते हैं। देखो 3 से 4 क्वेश्चन पक्का आएंगे। अगर हमें डिटेल में पता होगा तो हम इजीली इनको क्रैक कर पाएंगे। देखो ये आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए बी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन सी आपका टेक्निकल पोर्शन आ जाएगा और डी आपका मार्केटिंग और ई आपका एथिक्स। तो हम ए और बी जो हमें आगे भी जैसे JIB CIB सभी जगह ये काम आएंगे, तो हम इन टॉपिक्स को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं। वैसे भी डेली यूज़ के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखो जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, आपकी 2 टाइप्स की मार्केट होती है, एक कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। जो आपका चैप्टर 4 है वो आपका पूरा का पूरा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पर है, चैप्टर 5 आपका कैपिटल मार्केट। तो हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं, जैसे कि मैंने पूरे ग्राफ में बना रखा है। जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आपके 3 टाइप के आते हैं। तो मनी मार्केट डिपॉजिट्स, सेकंड इज निगोशिएबल पेपर्स, थर्ड वन इज डेरिवेटिव्स। देखो जो आपके मनी मार्केट डिपॉजिट्स होते हैं बेसिकली कूपन बेरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे तब समझेंगे। ये दोनों आपके डिस्काउंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे निगोशिएबल पेपर में आपका ट्रेजरी बिल आ जाएंगे, रीपरचेज एग्रीमेंट से रेपोज आ जाएगा, रिवर्स रेपोज, उसके बाद सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट CD, कमर्शियल पेपर, बिल ऑफ एक्सचेंज और बैंकर्स एक्सेप्टेंस। उसके बाद ये देखो आपका जो डेरिवेटिव्स है, ये 3 पार्ट्स में ना, ये देखो जैसे जैसे डेरिवेटिव्स वाली जो लाइन आ रही है, डेरिवेटिव्स में क्या क्या आ जाएगा आपका फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स FRA, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। जो इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस है फर्दर 3 पार्ट्स में, इंटरेस्ट ऑन ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फर्दर्स, ऑप्शंस ऑन FRAs, इंटरेस्ट रेट गारंटी IRGs, इंटरेस्ट रेट गारंटीज की फुल फॉर्म है IRGs, इन ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट स्वैप्शंस। ये हम पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो काफी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी टॉपिक्स। कम से कम 3 या 4 पार्ट्स में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। 15 मिनट का मैक्सिमम एक पार्ट होगा, 1 घंटे में पूरा चैप्टर हमारा हो जाएगा 3-4 पार्ट्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं किरणदीप गर्ग, चैनल हमारा यूजेम शिक्षा केंद्र। देखो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको अच्छे लगते हैं लेक्चर्स तो आप लाइक बटन भी प्रेस कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लेक्चर शेयर कर सकते हैं। हमारे सभी लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा किसी से भी। सभी लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। MCQs भी होंगे। जो नोट्स होते हैं हैंड रिटन नोट्स वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए जाते हैं, JAIIB यूजेम, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। फेसबुक पर भी ग्रुप है, उसमें भी नोट्स अपलोड हो जाते हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके MCQs के भी अलग से लेक्चर होते हैं। देखो आप जितने भी यूट्यूब पर लेक्चर देखोगे सभी आपको पेड ही मिलेंगे। 10% फ्री होते हैं, रेस्ट वो पेड कर देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा कॉल मनी मार्केट। देखो जो हमारी कॉल मनी मार्केट है बेसिकली ये सपोर्ट करती है मॉनेटरी ऑपरेशंस को। जो RBI मॉनेटरी ऑपरेशंस बेसिकली मनी का कंट्रोल करना चाहता है मार्केट में, वो किसके थ्रू करता है बेसिकली आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। जो ये मनी होती है शॉर्ट टर्म मार्केट होती है, जो कॉल मनी मार्केट होती है बेसिकली शॉर्ट टर्म मार्केट होती है। शॉर्ट टर्म मार्केट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका टेन्योर जो होता है, जितने भी इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो लेस देन 1 ईयर होता है। समझ आ रहा है ना? बेसिकली कब से ओवरनाइट टू 1 ईयर। ये कई बार क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसका टेन्योर क्या होता है, ओवरनाइट टू 1 ईयर। तो बेसिकली जो कॉल मनी मार्केट है क्या क्या इसका बेसिकली मेन फंक्शंस क्या है? बेसिकली ये 2-3 मेन फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक तो मैंने लिख ही रखा है, इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म फॉर डिमांड्स एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। जैसे कुछ पर्सन्स की कुछ डिमांड होती है कि हमें इतना पैसा चाहिए, कुछ के पास ज़्यादा पैसा होता है और वो पैसा अपना लेंड करना चाहते हैं। बेसिकली उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है कौन सी मार्केट,
कॉल मनी मार्केट फॉर डिमांड्स एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। उसके बाद बेसिकली इनेबल्स बोरोवर्स एंड लैंडर्स। देखो जो बोरोवर्स और लैंडर्स होते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स के, बेसिकली कुछ टाइम के लिए किसी ने अमाउंट लैंड करनी है या किसी ने बोरो करनी है, बेसिकली ये उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है मार्केट। और उसके बाद ये मार्केट मनी का बैलेंस भी रखती है, जो आपका इन्वायरमेंट होता है। बेसिकली ना ही मनी मार्केट में ज़्यादा होने देती है ना ही कम होने देती है। उसके भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आएंगे जो हम सेकेंड चैप्टर होता है उसमें डिस्कस करते हैं। अब देखो कॉल 3 टाइप की मनी होती है, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। देखो ये तो हमने सीख लिया कि सभी के सभी शॉर्ट टर्म है, ये सभी के सभी शॉर्ट टर्म फंड्स हैं और इस टाइप के फंड्स होते हैं जिनको इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ये सभी के सभी फंड्स बहुत ही इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो हमने 3 मनी रखे, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी, बेसिकली ये 3 मनी इसलिए बोला गया क्योंकि इन सभी का टेन्योर अलग अलग होता है। जो कॉल मनी होता है उसका टेन्योर होता है 1 डे। ये आपका मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि किसका टेन्योर कितना है। जो नोटिस मनी है इसका टेन्योर होता है 2 दिन से लेकर 14 दिन तक, और जो टर्म मनी का टेन्योर होता है ग्रेटर देन 14 डेज। समझ आ रहा है? अब जो मनी लैंड या बोरो हो रही है या लैंड या बोरो हो रही है उस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फंड्स, कितने फंड्स अवेलेबल है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करा जाता है, या मार्केट में किस चीज़ की कितनी डिमांड है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो उस अकॉर्डिंग डिसाइड करा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं अब पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से इस मार्केट में, मतलब कौन कौन ये मनी लैंड कर सकता है और या कौन कौन मनी ये बोरो कर सकता है। देखो मेन पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। सबसे पहले तो जो ये मार्केट है इसको रेगुलेट कौन करता है या गवर्न कौन करता है, बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई। उसके बाद जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स में सबसे पहले आएंगे आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, एससीबी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ये सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक्सेप्ट आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। सभी के सभी कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एक्सेप्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड प्राइमरी डीलर्स, ये दोनों भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है। आपके सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पार्टिसिपेट करेंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स पार्टिसिपेट करेंगे, बट लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड प्राइमरी डीलर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद बोरोइंग लिमिट्स, जैसे आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, हमने उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स डिस्कस करा है। देखो एक चीज गलत हो गई यहाँ पर, कोऑपरेटिव बैंक से सभी के सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एक्सेप्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये अलग से लिखना था, एंड डालकर लिखा गया, पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखो बोरिंग लिमिट, जैसे आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है या प्राइमरी डीलर्स है, ये कितना बोरो कर सकते हैं मार्केट में और कितना लैंड कर सकते हैं, इनकी भी अपनी अपनी लिमिट्स है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी गई है। तो ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। देखो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है और पेपर पिछले 1-2 सालों से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रहा है, तो हमने अच्छी तरह से उसको करके जाना है। देखो कि हम पेपर को एक ही बार में क्लियर कर पाए। जो आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है तो ये जो बोरो कर सकते हैं मैक्सिमम 125% ऑफ देयर कैपिटल फंड्स, ये 125% मैक्सिमम 125% बोरो कर सकते हैं ऑफ देयर कैपिटल फंड्स ऑन अ फोर्टनाइट। देखो कैसे समझो, 125% कर सकते हैं जैसे, बट एक कंडीशन है, बट एवरेज फोर्टनाइट बोरो नॉट
इंक्रीज टू 100% ऑफ देयर कैपिटल। देखो जो बोरो करना है 125% कर सकते हैं, मतलब किसी भी दिन अगर वो उसे बोरो कर रहे हैं तो 125% कर सकते हैं, बट एवरेज फॉर्टनाइट मतलब 14 दिनों के अंदर अंदर उसका जो बोरो एवरेज है वो 100% से इंक्रीज नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि डेली वो 125% बोरो करें, कभी कभी उनको कम भी बोरो करना पड़ेगा क्या कि उनकी एवरेज है जो 100 से ऊपर ना जा पाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि वो मैक्सिमम कितना बोरो कर सकते हैं और जो फोर्टनाइट एवरेज है उनकी कितनी हो सकती है। अब देखो अगर बोरो करेंगे तो लैंड भी कर सकते हैं। देखो लैंड ये मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 50% ऑफ देयर कैपिटल ऑन एनी डे। मैक्सिमम ये बोरो कर सकते हैं ऑन एनी डे 125%, और जो लैंड कर सकते हैं वो मैक्सिमम 50%, और जो एवरेज फोर्टनाइट नॉट इंक्रीज 25% ऑफ देयर कैपिटल फंड्स। और जो इनकी एवरेज फोर्टनाइट है वो 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 14 दिनों में, फोर्टनाइट का मतलब 14 दिन का होता है, 14 दिनों के टाइम में इनका जो आपका जो लैंड है वो 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं। देखो जो कोऑपरेटिव बैंक्स है ये बोरो कितना कर सकते हैं, अप टू 2%। देखो 2% तक बोरो कर सकते हैं, किसका, ऑफ देयर एग्रीगेट डिपॉजिट। ये अपने एग्रीगेट डिपॉजिट का 2% तक बोरो कर सकते हैं। जो एग्रीगेट डिपॉजिट देखना है वो कब का देखना है, मार्च का देखना है ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। देखो क्लोजिंग के टाइम पे जितना उनका डिपॉजिट था एग्रीगेट उसका ये मैक्सिमम 2% बोरो कर सकते हैं, और लैंडिंग उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट फॉर लैंडिंग। समझ आ रहा है। उसके बाद जो हमारे आ जाते हैं प्राइमरी डीलर्स। देखो प्राइमरी डीलर्स कितना बोरो कर सकते हैं, बोरो अप टू 225%, 225%। फिर से लिख देता हूं, 225% ऑफ देयर किसका, NOF, ऑफ देयर नेट ओन्ड फंड्स। देखो जो नेट ओन्ड फंड्स होते हैं, नेट ओन्ड फंड्स कंपनी के, उसका 225%। कब का, ऑफ मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर। जितना पिछले साल मार्च में उसके पास था उसका 225% मैक्सिमम क्या कर सकते हो, बोरो। और इसमें भी और लैंड मैक्सिमम ये 25% कर सकते हो ऑफ देयर NOF, नेट ऑन फंड्स का। समझ आ रहा है कि मैक्सिमम 25% तक ये लैंड कर सकते हो, और बोरो कितना कर सकते हैं, 225% तक ये बोरो कर सकते हैं। ये हमारा बेसिकली कुछ बोरिंग लिमिट्स होगी जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी डीलर्स पर हमने डिस्कस करा है। अब ये जो मार्केट है, जो ये आपका मार्केट है मनी मार्केट, ये बेसिकली इसमें ट्रेड कैसे होता है, जो पैसों का ट्रांसफर होता है। बेसिकली दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो इसमें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका ट्रांसफर जो ट्रेड होता है वो कैसे होता है। देखो फंड्स ट्रांसफर होते हैं बेसिकली इसमें। जो आपके फंड्स ट्रांसफर होते हैं ये दो वे से होते हैं। एक तो NDS से होता है, NDS एक RBI का सिस्टम है बेसिकली, कॉल सिस्टम, उसके थ्रू होता है। और जो मनी का बेसिकली ट्रांसफर दूसरा आपका RTGS के थ्रू होता है। तो ये दो मेन सिस्टम है जिनके थ्रू फंड्स का ट्रांसफर होता है। तो हम उसके बाद कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करते हैं। देखो 5-6 इस लेक्चर में हम दो ही डिस्कस करेंगे। एक तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और दूसरा हमारा CP। दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी के 3 नेक्स्ट लेक्चर में काफी पोर्शन कवर करेंगे हम। इसके बाद देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये ध्यान से देखो ये किसने इशू करा हुआ है। ये एक ऊपर पिनाकल सिक्योरिटीज लिमिटेड, एम्स्टर्डम, हॉलैंड, बेसिकली कंपनी है, उसने इशू करा गया। और इस पे लिखा क्या गया, दिस इज टू सर्टिफाई दैट बेनिफिशियरी इज लीगली असाइंड टू क्लेम पर्टेन ऑन द सेड वैल्यू
वॉल्ट कंटेंट विद हिज डिपॉजिट क्लियरेंस पर्टिकुलर एज फॉलो। बेसिकली इसने मनी दी है और उसको ये सर्टिफिकेट मिला है, कहीं उसने पर्सन है उसने मनी डिपॉजिट करी है और उसके ऊपर ही उसको सर्टिफिकेट मिला और कुछ इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। देखो उस पर सिक्योरिटी कोड लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन कोड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कोड यहाँ पर भी है, उसका सीरीज, देन नंबर, कंटेंट वैल्यू, पर्सनल वैल्यू, उसका डेट ऑफ डिपॉजिट, जैसे इस दिन उसने डिपॉजिट करवाया है, पर्पस उसने अपना सेफ कीपिंग पैसों को संभालने के लिए, डिपॉजिटर कौन है, उसका एड्रेस वगैरह आ जाएगा, एड्रेस जिसने रिपब्लिक ऑफ कुवैत का बैंक है, मतलब ये पर्सन कुवैत से है, सॉरी, बेनिफिशियरी, उसका डेट, समझ आ रहा है सारा, उसके साइन है, जो चेयरमैन और डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन, ये इस तरह का आपका क्या हो जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। देखो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और ये सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट भी है। सिक्योर्ड क्योंकि जो इनको इशू करते हैं वो सभी के सभी अच्छे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बेसिकली बैकअप गवर्नमेंट का होता है उनके पीछे। अब देखो बैकअप होता है मतलब बेसिकली जो इशू करते हैं वो उन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तो वो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आ जाएंगे, एक्सेप्ट इसमें भी आरआरबीज इशू नहीं कर सकते, और आपके लोग LABs लोकल एरिया बैंक से हमने पूरे के पूरे डिस्कस करे थे कौन कौन से 1996 में बनने स्टार्ट हुए थे। ये भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकते। और कौन कर सकते हैं, FIs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिनको RBI की तरफ से परमिशन होती है, ये भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं टू रीच शॉर्ट टर्म लैंडिंग, बेसिकली मार्केट से कुछ टाइम के लिए पैसा उठाने के लिए ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे, मेनली डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होते हैं। जैसे हम मानकर चले 10,000 का है तो वो 95 to 100 का इशू हो जाएगा, और उसके बाद जब वो उसका मैच्योर हो जाएगा तो वो आपको एट पार वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू पर मिलेगा, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू उतनी आपको पैसे मिल जाएंगे। तो समझ आ रहा है ना, ये इसका पर्पस होता है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसों की ज़रूरत है तो वो सर्टिफिकेट और डिपॉजिट इशू कर देते हैं। जैसे 1 लाख का कर दिया, 1 लाख वाला आपको 90,000 में मिल रहा है, बट जब वो मैच्योर होगा 5 साल 10 साल बाद, बेसिकली 5-10 साल नहीं होते, सॉरी 1 साल तक की मैक्सिमम होता है, जब तक ये मैच्योर होगा, जैसे 3 महीने 6 महीने 9-12 महीने, तो वो आपको पूरी की पूरी अमाउंट मिल जाएगी। तो उसके बाद इसका टेन्योर, समझ आ रहा है ना, टेन्योर ये आपका जो इसका टेन्योर होता है 7 डेज से लेकर मैक्सिमम 1 साल तक होता है। मेनली ये 3, 6, 9 या 12 महीनों के टेन्योर में इशू करते हैं। उसके बाद ये इशू किस किस को हो सकता है, देखो ये इशू किन को हो सकता है, इंडिविजुअल को इशू हो जाता है, बट जो माइनर्स आ जाएंगे उसमें इनको इशू नहीं होगा, माइनर्स को। उसके बाद कंपनीज को इशू कर देते हैं, ट्रस्ट को इशू हो जाता है, कॉरपोरेशंस को, एसोसिएशंस को, इन सभी संस्थाओं को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू हो जाता है। करते कौन है, आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखो इस पे मिनिमम डिपॉजिट कितना होता है, इसमें मिनिमम डिपॉजिट होता है आपका 1 लाख, और उसके बाद जो आपका फर्दर डिपॉजिट होता है वो आपका मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख, 1 लाख के मल्टीपल्स में आप कितना भी डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आपका पोर्शन था जो हमने डिस्कस करने वाला था कि इशू कौन करता है, इसका टेन्योर कितना होता है, और एक किसको इशू होते हैं, और इसका डिपॉजिट कितना होता है। बेसिकली इनमें से एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैंने उसी तरह इनको पॉइंट्स बनाकर आपको समझाना चाहा कि आपको इजीली समझ आ जाए। उसके बाद आपका ये दूसरा प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट बेसिकली आपका सर्टिफिकेट, सॉरी कमर्शियल पेपर,
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तो हमने कर लिया था। ये कमर्शियल पेपर सीपी के नाम से जाना जाता है। जैसे ऑन डिमांड वी प्रॉमिस टू पे एट द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रंगून। देखो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसका पुराना नाम था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। 1955 में जब ये बना था तब 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। रंगून बेसिकली किसकी कैपिटल है? नॉलेज के लिए, ये आपका म्यांमार की कैपिटल है। म्यांमार की कैपिटल का पुराना नाम रंगून था। बेसिकली आपको बताना चाहता है कि 20,000 रुपीज फ्रॉम दिस साइड एट द इंटरेस्ट ऑफ दिस इंटरेस्ट। तो बेसिकली इस तरह का ये आपका कमर्शियल पेपर होता है। अब कमर्शियल पेपर भी जैसे कि हमने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डिस्कस करा था, कमर्शियल पेपर के बारे में सबसे पहले एक चीज़ है कि ये कब स्टार्ट करा गया था? 1990 में स्टार्ट करा गया था। ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, फुली सिक्योर्ड नहीं है, और ये मार्केट में इशू होता है एज अ प्रॉमिसरी नोट। अब इसको इशू कौन कौन कर सकते हैं? देखो इसको इशू करने वाले या तो कॉरपोरेट्स होंगे, बड़ी बड़ी फर्म्स होंगी, या प्राइमरी डीलर्स। पीडी आपका प्राइमरी डीलर्स। ये मेनली दो आपका मेन इशू करने वाले होते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आपका कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं, जिनको आरबीआई की तरफ से परमिशन मिली होती है। देखो प्राइमरी डीलर्स को भी मिली होती है। अब कॉरपोरेट्स जो होते हैं, सभी कॉरपोरेट्स आपका कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकते। सबसे पहले 2-3 कंडीशन है। सबसे पहले जो उनकी टेंजिबल नेट वर्थ वो 4 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। जो उसकी नेट वर्थ है वो 4 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कंपनी पर, मतलब कंपनी कितनी अमाउंट का इशू कर सकती है, इस पर भी सैंक्शन लगाई जाती है, सैंक्शनड बाय बैंक्स, कि वो अपनी वर्किंग कैपिटल का, देखो जो सैंक्शन करेंगे वो वर्किंग कैपिटल पर ही कुछ ना कुछ उसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे। उस पर भी लिमिट लगाई गई है, वर्किंग कैपिटल पे भी लिमिट लगाई जाती है। या तो बैंक्स लगाएंगे या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगाएंगे। उसके बाद थर्ड कंडीशन आएगी, जो इनको बोरो कर रहे हैं, बोरोअल अकाउंट, मतलब ये मार्केट से पैसा ही उठा रहे हैं ना, बेसिकली पैसा दे तो नहीं रहे, पैसा उठाएंगे। पैसा उठाने के लिए ये इशू करे जाते हैं। जो बोरोअल है इनको अलग अलग क्लासीफाई करा जाता है 2-3 कैटेगरीज में। एक किस टाइप के बोरोअल है, इनकी क्रेडिट रेटिंग पर, जैसे क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होते हैं, वो इनको रेट करते हैं कि ये कंपनी इस टाइप की है। समझ आ रहा है? देखो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उस पर भी एक उसकी साइड से इनको रेटिंग तो मिलती है, बट एक कंडीशन है कि इनकी जो रेटिंग होनी चाहिए वो मिनिमम P2 ऑफ क्राइसिल, कि इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये जब हम रेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे पूरा का पूरा आपका क्रेडिट रेटिंग सिस्टम, तब ये आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा कि रेटिंग कौन कौन से, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते थे जिसे सिबिल रिपोर्ट निकालते हैं, बेसिकली उसी टाइप से अलग अलग एजेंसी आ जाती है जो आपको रेटिंग देते हैं कंपनीज को। अब देखो ये तो हमने सीख लिया कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इशू कर सकते हैं। जो इसका टेन्योर, अब देखो जो इसका टेन्योर है ये भी सेम है जैसे आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का होता था, 7 days to 1 year। देखो उसमें जो अमाउंट थी आपकी मिनिमम 1 लाख थी, इसमें मिनिमम कितनी है? 5 लाख। कम से कम आपको 5 लाख होगा, और मैक्सिमम फर्दर मल्टीपल ऑफ 5 लाख। अब ये किन किन को इशू हो सकता है? देखो किन किन को इशू हो सकता है। ये बैंक्स भी उठा सकते हैं पैसा, इंडिविजुअल भी उठा सकते हैं, कंपनीज भी उठा सकती है, आपकी रजिस्टर्ड बॉडीज भी पैसा उठा सकते हैं। देखो जो कमर्शियल पेपर है NRIs भी ले सकते हैं, NRIs भी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये भी उन्हीं की तरह ये आपका डिस्काउंट पे इशू होता है और मैच्योर पर पूरी की पूरी पेमेंट मिलती है।
समझ आ रहा है ना। बाकी कुछ थ्योरी है वो मैं नोट्स आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप उनसे पढ़ लेना। कोई भी दिक्कत आए तो हम डिस्कस कर लेंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो बेसिकली हमने कुछ आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ बेसिक सीखा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी बोरिंग लिमिट्स, बेसिकली अलग अलग संस्थाओं की बोरिंग लिमिट्स देखिए, और आपके 2-3 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करें। एक सबसे पहले आपका करा था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दूसरा आपका कमर्शियल पेपर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे 2 पार्ट्स में। मैं कोशिश करूंगा इसको कंप्लीट करने की। देखो जैसे आगे वाले टॉपिक्स आ जाएंगे आपका, जैसे इंटरेस्ट रेट स्वैप, ये थोड़े से समझने वाले टॉपिक है क्योंकि डेफिनेशन से प्रॉपरली समझ नहीं आता, इसलिए इसके 2 या 3 पार्ट्स में हम पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू।